आज के इस क्लास में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन कोर्स के हिस्ट्री ऑनर्स BHIC 131 India from earliest times to 300 CE, यानी भारत या हिंदुस्तान इब्तदाई ज़माने से लेकर 300 ईस्वी क़ब्ल मसीह तक, ये वो पेपर है, वो पर्चा है जिस पर आज हम लोग गुफ्तगू करने जा रहे हैं। और ये हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हम लोगों का जो डिस्कशन है वो साउथ इंडिया का जो बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, यानी जो पेनिनसुलर इंडिया कहा जाता है, जनूबी हिंद का वो हिस्सा जो दोनों तरफ साहिल समुंदर से घिरा है, उसके मुताल्लिक़ हम लोग बात करेंगे। और ये इलाक़ा तमिलाहम कहलाता है, यानी वो इलाक़ा जिसे हम तमिल कंट्री या तमिल देश कह सकते हैं। इस ज़माने के बारे में आज जो हमारी गुफ्तगू होगी उसमें हम लोग इस इलाक़े में शुरू होने वाली इंसानी ज़िंदगी के कुछ आसार के सिलसिले में बात करेंगे। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि इस इलाक़े की जग़राफ़ियाई ख़ुसूसियात क्या हैं, कितने जग़राफ़ियाई हलक़ों में या इलाक़ों में इन्हें हम तक़सीम कर सकते हैं, और फिर इनमें हर एक हलक़े की क्या ख़ुसूसियात हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि तारीख़ की तश्कील में, तारीख़ के इर्तिक़ा में जग़राफ़ियाई हालात का बहुत अहम हिस्सा होता है। एक ख़ास जग़राफ़ियाई पस मंज़र में और वहाँ के जो वसाइल होते हैं, उन्हीं के पस मंज़र में, उन्हीं के असरात से तहज़ीबें कायम होती हैं, रियासतें कायम होती हैं और इंसानी ज़िंदगी का इर्तिक़ा जारी रहता है। तो हम लोग पहले ये देखें कि हमारे सामने कौन सा अहद है, कौन सा टाइम फ्रेम है। तो आप देखेंगे स्लाइड में ये डेट दी हुई है, सेकेंड मिलेनियम से लेकर 800 BCE तक, यानी जो दूसरा अल्फिया है, जहां हम लोग देखते हैं कि शुमाली हिंदुस्तान में भी लोहे का इस्तेमाल शुरू हो जाता है और फिर बस्तियां बसने लगती हैं। उस ज़माने से लेकर 800 क़ब्ल मसीह तक, यानी वो ज़माना जब शुमाली हिंदुस्तान में नियोलिथिक या अहद नौ हजरी के आसार मिलने लगते हैं। आप जानते हैं कि इसके बाद ही 6ठी सदी क़ब्ल मसीह में रियासतों की तश्कील होती है शुमाली हिंदुस्तान में। तो हम तमिलाहम या जो बिल्कुल जनूबी किनारा है भारत का, उसके सिलसिले में, उसकी तारीख़ के सिलसिले में जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो इसी अहद के दौरान, यानी दूसरी अल्फिया से लेकर 800 क़ब्ल मसीह के ज़माने तक हमारी बात होगी। टाइम फ्रेम का हमने आपसे जिक्र किया, उसमें एक बात का और इजाफा हम कर दें कि भारत या हिंदुस्तान एक बड़ा वसी मुल्क है। ये बर्रे सगीर कहलाता है और सही कहलाता है क्योंकि इस एक मुल्क में जितने मुतफर्रिक तहजीबें हैं, हालात हैं, उनका मुकाबला आप अगर करें
तो ये तकरीबन यूरोप के पूरे बर आज़म से भी ज़्यादा यहाँ फ़र्क है, यहाँ नौइयत है, अलग अलग मल्टीप्लिसिटी है। और जाहिर है कि ऐसे इलाके में एक ही साथ सभी जगहों पर एक ही तारीखी अमल का होना मुमकिन नहीं था, और जहाँ के जैसे हालात थे उसी हिसाब से तारीख का डेवलपमेंट या तारीख का इर्तका उस इलाके में हुआ। शुमाली हिंदुस्तान में हमने आपसे पहले बताया था कि चूँकि यहाँ ज़रखेज़ मैदान था, गंगा नदी का एक बहुत बड़ा इलाका था, उसकी एक वादी थी, गंजेटिक प्लेन्स थे, बल्कि जो मैदानी इलाका था गंगा का, तो वहाँ पहले तहजीब का आगाज़ हुआ। ने इसके कबल सातवाहनों की बात की थी। तो जब दक्कन की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ कुछ देर से रियासतों का क़याम हुआ, यानी जब मौर्य अहद शुमाली हिंदुस्तान में ख़त्म हो गया तब जाकर दक्कन में सातवाहनों की सल्तनत कायम हुई, और उसके क़याम में किसी हद तक मौर्य सल्तनत का असर भी महसूस हुआ था। इससे भी बाद के दौर में तमिलाहम में रियासतों का आगाज़ हुआ। 3 बड़ी ताकतें इस इलाके में आईं, इक़्तिदार में आईं। उन पर हम लोग कुछ देर बाद गुफ्तगू करेंगे। पहले हम आपसे जग़राफ़ियाई इलाक़ों के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। तमिलाहम का ये जो इलाक़ा है, इसको जग़राफ़ियाई एतबार से 5 हल्क़ों जी, स्लाइड पर सामने स्पेलिंग लिखी है, कुरिंजी। ये वो इलाका था जहाँ जंगलों और पहाड़ियों की कसरत थी, बड़ी तादाद में जंगल थे, पहाड़ियाँ थीं, और इस जगह जो इंसान रहा करते थे इब्तदाई दौर के, उनकी ज़िंदगी का जो ज़रिया था खुराक हासिल करने का, ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करने का, वो ज़रिया था शिकार और नबातात की तलाश। यानी वो जानवरों का शिकार किया करते थे अपनी खुराक के लिए, और जो उस इलाके में फल थे, पौधे थे, कुछ जड़ियाँ थीं, इन सब को भी वो अपने खुराक का हिस्सा बनाए रहते थे। तो ये एक बहुत ही प्रिमिटिव, बहुत ही इब्तदाई दौर है इंसानी इर्तिका का, जहाँ इंसान फूड गैदरर यानी खुराक को जमा करने के दौर में था। अभी उसने खेती या और दूसरी फन या और दूसरी सनतें नहीं जानी थी, उनसे नाबलद था। तो कुरिंजी का जो इलाका है वहाँ बहुत इब्तदाई ज़िंदगी के आसार मिलते हैं, फूड गैदरर्स की मईशत है, और ये सिलसिला बाद तक भी जारी रहता है, यहाँ तक कि इनका इंज़िमाम उस इलाके की रियासत में हो जाता है। तो ये पहला इलाका था जग़राफ़ियाई एतबार से। दूसरा इलाका है मुल्लई। मुल्लई में जंगल भी थे और चारागाहें भी थी, यानी फॉरेस्ट भी थे और पेस्चर्स भी थे। तो चूंकि यहाँ चारागाह थी, इसलिए मवेशियों को पालना आसान था, और कुछ इलाकों में, जंगल के कुछ इलाकों में मवेशी परवरी एक बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, जानवरों को पालना, और उसके अलावा खेती की एक इब्तदाई शक्ल यहाँ राइज थी, जिसे हम लोग झूम खेती का नाम देते हैं। ये झूम खेती का तरीका ये होता है कि जंगलों को जलाकर कुछ ज़मीन अलग कर ली जाती है,
और उसमें खेती होती है, लेकिन ये खेती मुस्तकिल नहीं होती है, एक मुख्तसर अरसे के लिए होती है और फिर दूसरी जगह लोग जाकर इसी तरह खेती के लिए ज़मीन तलाश करते हैं और वहाँ खेती का काम करते हैं। इसके दोनों असबाब थे। इस माइग्रेटरी फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर जो था, उसके दोनों असबाब थे। एक सबब तो ये था कि जिस ज़मीन में खेती की जा रही थी वो बहुत ज़रखेज़ नहीं थी, प्रोडक्टिव नहीं थी। इसके नतीजे में कुछ ही वक्त में वहाँ पैदावार बहुत कम हो जाती थी और तब नई ज़मीन की तलाश ज़रूरी हो जाती थी। दूसरी बात ये थी कि यहाँ चूँकि मवेशी परवरी भी की जा रही थी, तो मवेशियों के लिए चारागाह की ज़रूरत थी और चारागाह में जो चारा मिल सकता था वो भी लामहदूद नहीं था। तो जब घास ख़त्म हो जाती थी, चारा ख़त्म हो जाता था, तो मवेशियों के चारे के लिए फिर नए इलाके में जाना पड़ता था। तो दोनों ही हालात ऐसे थे जिसमें मुस्तकिल तौर पर एक जगह पर रहना और अपनी मईशत को एक तरक्की देना ये मुमकिन नहीं था। तीसरा इलाका था जो मारूतम कहलाता था। मारूतम वो ज़मीन थी जो नम थी, यानी वेटलैंड था, जहाँ खेती ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा लंबे वक्फे तक की जा सकती थी। इसलिए यहाँ जो ज़रिया माश था, यहाँ की जो इकॉनमी थी वो ज़राअत पर कायम थी, खेती बाड़ी होती थी। एक चौथा इलाका भी था जो कि पलई कहलाता है। ये खुश्क इलाका था, ड्राई लैंड था, यानी यहाँ की ज़मीन में खेती मुमकिन नहीं थी। यहाँ उस तरह के कुदरती वसाइल नहीं थे, जंगलों की शक्ल में या चारागाहों की शक्ल में। तो ऐसी कोई सूरत नहीं थी जिससे कि पुरअमन तौर पर लोग अपनी माशी ज़रूरियात को, अपने इकोनॉमिक नीड्स को पूरा कर सकें। लिहाजा उनके पास एक ही रास्ता था और वो जंग और लूट मार का रास्ता था। प्रिडेशन या प्रिडेटरी जिंदगी इनकी थी। आसपास के इलाकों में ये हमले करते थे। कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं होती थी, एक तरह का रेड था, धावा मारते थे, छापा मारते थे और वहां से जो सामान मिल पाता था उसको ये ले आते थे और फिर इसी के जरिए अपनी ज़रूरियात को पूरा करते थे। फिर जो पांचवा और हमारी इस फहरिस्त में आखिरी इलाका है वो नेतल कहलाता था। नेतल से मुराद है वो इलाका जो साहिल समंदर के करीब था, जो कोस्टल एरिया था। यहाँ ज़रिए माश कुछ अलग था। ज़्यादा अहम जो काम था यहाँ वो मछली पकड़ने का काम था, माहीगीरी का काम था, जिससे खुराक भी मिलती थी और जिससे कुछ पैसा भी मिलता था उसकी तिजारत के ज़रिए। और दूसरा जो यहाँ पर मशगला था, माशी मशगला था, वो नमक बनाने का काम था। समुंदर के साहिल से नज़दीक होने की वजह कर समुंदर के पानी से नमक बनाना यहाँ आसान था। तो माहीगीरी और नमक साजी, ये दोनों ही एक्टिविटीज़ या ये दोनों ही शगल यहाँ की मईशत की बुनियाद थे। तो इस तरह आप देखेंगे कि ये इलाका जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं मुख्तलिफ जगराफियाई हालात की नुमाइंदगी करता है और जाहिर है कि इसका असर उस इलाके की ज़िंदगी और वहाँ के जो रहने वाले थे उनकी ज़िंदगी पर पड़ा। तो एक पहली बात जो हमें इस स्लाइड के साथ समझने में आसानी होती है वो ये कि जगराफियाई हालात का असर सियासी निज़ाम की तश्कील पर होता है। दूसरे
किसी भी इलाके में जगराफियाई हालात में तनव्वु हो सकता है, डाइवर्सिटी हो सकती है। तीसरे, यही तनव्वु या यही डाइवर्सिटी लोगों की माशी ज़रूरतों को पूरा करने का एक ज़रिया बनती है, और जहाँ जैसी हालत होती है, जहाँ जैसे वसाइल होते हैं, उसी अंदाज की माशी कार्रवाइयाँ या खुराक हासिल करने की कार्रवाइयाँ, ग़िज़ा हासिल करने की कार्रवाइयाँ होती रहती हैं। और तीसरी बात आप ये देखेंगे, बल्कि चौथी बात, कि इन्हीं इब्तिदाई बस्तियों से एक ऐसा सिलसिला बनता है जिसमें एक बेहतर शक्ल में हमें सियासी निज़ाम देखने को मिलता है। तो हमने आपसे कहा था कि दूसरे अल्फिया से लेकर 800 क़ब्ल मसीह तक जो टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम में यहाँ इंसानी ज़िंदगी का इर्तिक़ा सियासी तौर पर भी हुआ, और जहाँ इब्तिदा में हम लोग प्रिमिटिव सेटलमेंट्स की बात करते हैं, इब्तिदाई बस्तियों की बात करते हैं, ऐसी बस्तियाँ जो अहद नौ हजरी के ज़माने की थीं, जिनमें कोई बहुत आला तहज़ीब नहीं हमें मिलती है, वहाँ से लेकर रफ्ता रफ्ता 800 क़ब्ल मसीह तक रियासतों की तश्कील का अमल आगे बढ़ता है। रियासतें कायम होती हैं, लेकिन ये रियासतें बहुत ही मामूली, बहुत ही सिंपल सियासी निज़ाम पर कायम हैं। ये बहुत तरक्की याफ्ता रियासतें नहीं हैं। बहुत हद तक इनमें जो कबीलाई निज़ाम था, जो ट्राइबल पॉलिटी थी, और स्पेलिंग को देख लीजिएगा, सिंपल पॉलिटी है, इस टाइपिंग के एरर को ध्यान में रखिएगा। सिंपल पॉलिटी या आसान जो सियासी निज़ाम था, सहल सियासी निज़ाम था, उसी के ज़रिए से यहाँ रियासतों की तश्कील शुरू होती है। अब ये रियासतें भी 3 तरह की क़यादत या 3 तरह की लीडरशिप के मातहत होती हैं। 3 ऐसे रूलर्स हैं, 3 ऐसे हुक्मरान हैं, या 3 ऐसे तबके हैं हुक्मरानों के, जो यहाँ रियासतों की तश्कील में अहम मकाम रखते हैं। आप स्लाइड पर अगर नज़र डालें तो इसमें पहली जो मिसाल है वो है किलर। ये दरअसल नातेबंदी पर मबनी जमातें थी, किनशिप ग्रुप से। नातेदारी या किनशिप आप जानते हैं कि किसी एक ही शख्स से अपनी पहचान को जोड़ना, और ये पहचान जो खून के रिश्तों पर कायम है, वो एक किनशिप या एक ऐसे निज़ाम, एक ऐसी जमात की बुनियाद है जो अपनी एक सियासी शनाख्त भी रखती है। तो खून का रिश्ता है, उस खून के रिश्ते से एक इत्तेहाद है, एक यूनिटी है, और वही इत्तेहाद एक सियासी शनाख्त भी बन जाती है। कबीलों में अक्सर ये नज़्म रहा है, हर कबीले में ये तसव्वुर किया जाता है कि किसी एक शख्स से उस पूरे कबीले का आगाज़ होता है। आप उनको एंसेस्टर उसका कह सकते हैं, या उसका जो जद्द अमजद है, उस शख्स की जो औलाद होती है, और फिर उसकी जो औलाद होती है, नस्ल दर नस्ल ये जो औलाद या औलाद की तादाद बढ़ती जाती है, वही एक नातेदारी पर मबनी जमात की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और जो बिल्कुल इब्तिदाई मिसाल हमारे सामने है रियासत की, वो इसी तरह के किनशिप ग्रुप्स पर कायम हुई है, और जाहिर है कि इनके जो हुक्मरान थे या जो चीफ्स थे, सरदार थे, वो बहुत आला हैसियत नहीं रखते थे। उन्हें हम लोग माइनर चीफ्स कहते हैं, या छोटे सरदार कहते हैं। छोटे 2 माने में, एक तो ये कि इनके जो कबीला था
उसकी अपनी एक महदूद तादाद थी। चुनांचे इनकी जो रियाया थी या इनके रियासत की जो आबादी थी उसकी तादाद कम थी, छोटी तादाद थी। दूसरी बात ये कि इनका कब्ज़ा या इनका जो इक़्तिदार था वो एक मुख्तसर से इलाके तक ही महदूद था, क्योंकि जहाँ तक इस किनशिप ग्रुप की रिहाइश थी, जिस इलाके में ये लोग बसे थे, वही इनकी रियासत का हिस्सा था। तो इस तरह से ये बिल्कुल इब्तदाई दौर था जहाँ कबीले एक रियासत की तश्कील की बुनियाद बन गए। इनके सरदार जो किलर कहलाते थे, छोटे सरदार थे, छोटे इलाकों में इनकी हुकूमत महदूद थी और ये बिल्कुल इब्तदाई शक्ल थी एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की। लेकिन रफ्ता रफ्ता इसमें एक बेहतरी आई, तरक्की आई, इसका इर्तका हुआ और तब इन छोटे छोटे चीफ्टनशिप का या जो सरदारों की छोटी छोटी हुकूमतें थीं उनका इंजमाम, उनका मर्जर बड़ी रियासतों में होने लगा। ये जो तारीखी अमल है जिसकी हम आपसे अभी बात कर रहे हैं, वो जो मैदानी इलाके थे उनमें अमल पजीर रहा। लेकिन आप जानते हैं कि इस इलाके में पहाड़ी इलाके भी थे और वहाँ ऐसे कबीले रहते थे जो पहाड़ी कबीले थे, हिल ट्राइब्स थे। अब ये जो पहाड़ी कबीले थे, इनके मातहत या इनके जो सरदार थे वो वेलिर कहलाते थे। नाम आपकी स्क्रीन पर है। वेलिर ज्यादा बड़े इलाकों पर हुकूमत करते थे, क्योंकि ये जो इलाके थे पहाड़ियों के, वो ऐसा नहीं था कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, इनके बीच आमद-ओ-रफ्त मुमकिन थी। तो जिस इलाके पर कब्जा था वो इलाका निस्बतन बड़ा होता था और फिर ये कि इसकी जो बाहरी हदूद थी वो फिर पहाड़ियों की वजह से महफूज थी और इसकी वजह कर एक दायरे या एक हद के अंदर ये बड़ी ज़मीन पर, एक बड़े इलाके पर हुकूमत करती थी। और यहीं से इन्हीं लार्जर टेरिटोरियल यूनिट से ये जो वसीतर इलाके थे, इन्हीं इकाइयों से फिर रियासतों का या स्टेट्स का आगाज होता है। तीसरी मिसाल जो आप देखेंगे वो है मूवेंदर। मूवेंदर से मुराद है बड़े सरदार। बिल्कुल छोटे सरदार हैं किलर, दरमियानी दर्जे के सरदार हैं वेलिर और फिर जो बड़े सरदार हैं वो मूवेंदर हैं। यही बड़े सरदार थे जिन्होंने छोटे छोटे सरदारों को, छोटे छोटे कबीलों को अपने दायरे में शामिल कर लिया। ये उनकी हद का एक हिस्सा बन गए और ऐसे जो बड़े स्टेट्स, जो बड़ी रियासतें कायम हुई, उनमें 3 काबिल जिक्र हैं। नक्शा आपके स्क्रीन पर है, आप देखेंगे। श्रीलंका को आप अलग कर दें क्योंकि वो एक अलग जोन है। आप देखेंगे कि जहाँ पर हिंदुस्तान की सरहद ख़त्म होती है, जो कोस्टल फ्रंटियर है, समुंदर की तरफ जो सरहद है, जहाँ पर वो ख़त्म होती है बिल्कुल नक्शे के नीचे, तो आप देखेंगे कि स्क्रीन में दाहिनी जानिब चोला या चोलाज लफ्ज़ लिखा हुआ है। उसके नीचे आप देखेंगे तो पांड्याज का नाम लिखा है और उससे बाईं जानिब अगर आप देखेंगे तो चेराज का नाम लिखा है। चोल, पांड्य और चेर। हमने इन्हीं 3 रियासतों का नाम अभी आपके सामने लिया था कि ये वो 3 रियासतें हैं जो इस इलाके में कायम हुई रफ्ता रफ्ता और तकरीबन 800 BCE से लेकर 600 BCE तक रियासतों की तश्कील का अमल यहाँ भी शुरू हो चुका था। और अब जो नए स्टेट्स बन रहे थे, जो नई रियासतें बन रही थी,
जिनका नाम हमने अभी आपके सामने लिया, उनमें जो चोल शाही खानदान था, जो चोल हुक्मरान थे, उनका कब्जा कावेरी नदी की वादी पर था, कावेरी बेसिन पर था। इनकी भी सरहद समुंदर से मिलती थी। और बाद के दौर में, वो दौर जो आप दूसरे पेपर में पढ़ते हैं, 300 BCE से आगे 13th सेंचुरी तक या 12th सेंचुरी तक, उसमें आपको चोल राजाओं की तारीख पढ़ने का मौका मिलेगा या आपने पढ़ा होगा। और आपको ये अंदाजा होगा कि इस समुद्री सरहद से आगे भी बढ़कर पहला ओवरसीज एम्पायर, यानी एक ऐसी वसी सल्तनत जो समुद्र की सरहदों से भी आगे फैली हुई थी, उसकी तश्कील चोल बादशाहों ने, जो अजीम बादशाह थे चोल खानदान के, उन्होंने की। श्रीलंका पर भी उन्होंने कब्जा किया और उन्होंने मालदीव पर भी कब्जा किया। उन्होंने काफ़ी दूर बढ़कर आज जो मलेशिया और इंडोनेशिया के इलाके हैं, वहाँ के जजीरों पर भी कब्जा किया। तो एक बहुत वसी सल्तनत थी इनकी, लेकिन उसका जिक्र आगे आएगा, दूसरे पेपर में आएगा। और हाँ, इस रियासत के, इस वसी सल्तनत के क़याम में इन्होंने अपने जो पड़ोसी राजा थे, यानी चेर और पांड्य डायनेस्टी के जो राजा थे, उन पर भी अपना कब्जा कायम किया। तो जो ज़मीनी सरहद थी उसके मामले में भी, और बईदस समंदर जो सरहद थी उसके मामले में भी चोल हुक्मरानों ने बड़ी कामयाबी हासिल की। और जनूबी हिंद में सही मानों में पहली वसी सल्तनत या पहला एम्पायर जो बनता है, तो वो चोल हुक्मरानों की अहद हुकूमत में मिलता है। और वो अहद तकरीबन 10वीं से 11वीं सदी ईस्वी का है। अब जिन इलाकों में इनकी हुकूमत थी इब्तदाई तौर पर, यानी वो इलाके जहाँ इन रियासतों का क़याम हुआ, हम ये वाज़ेह कर दें कि अभी हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि चोल हुक्मरानों ने कितनी वसी सल्तनत कायम की, लेकिन वो हमने आपसे अभी भी कहा कि ये बाद का दौर है। इब्तदाई दौर में जब ये रियासतें बन रही थी, इनकी तश्कील हो रही थी, तो उस वक्त आप देखेंगे कि जो चोल राजा हैं, उनका कब्जा कावेरी नदी के किनारे के इलाकों में है। और इसमें इनका जो कैपिटल है, जो दारुस सल्तनत है उस ज़माने में, वो पुहर का शहर है। और पुहर एक बंदरगाह था, समुद्री बंदरगाह था, एक पोर्ट था। तो शुरू से ही आप देखेंगे कि सी फेयरिंग एक्टिविटीज़ में, समुंदर में मसाफत करने के मामले में चोल बादशाह काफ़ी हद तक सरगर्म रहे, एक्टिव रहे। चेर राजाओं का जो इलाका है, वो आज के हिसाब से आप देखें तो केरल का जो इलाका है, या वहाँ जो मदुरई अलहोरकर कहा गया मुकामी ज़बान में, उस इलाके पर है। और जो तीसरे हुक्मरान थे, जो पांड्य हुक्मरान थे, उनका कब्जा मशरक़ी साहिल के जो नीचे का हिस्सा था, जनूबी हिस्सा था, उस पर था। तो मशरक़ी साहिल पर ये दोनों थे, चोल और चेर। और मगरबी साहिल पर, सॉरी, चोल और पांड्या, इसको करेक्शन कर लीजिए, मशरक़ी साहिल पर चोल और पांड्य थे और मगरबी साहिल पर चेर, ये हुक्मरान थे और ये उनकी रियासतें थी। फिर एक बार वाज़ेह कर दें कि इन रियासतों की तश्कील एक लंबे अमल का नतीजा है। और हम लोग जिस दौर से बात शुरू कर रहे हैं, तकरीबन 800 BCE से, तो रियासतों के क़याम का अमल बहुत इब्तदाई शक्ल में था और ये रफ्ता रफ्ता बेहतर होता गया। और 20वीं सदी के शुरू होने तक ये रियासतें अपनी एक मुनफरिद हैसियत के साथ, अपने डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी के साथ कायम हो चुकी थी।
हमने अभी आपसे मूवेंदर का जिक्र किया था। मूवेंदर जो राजा के बराबर थे, जो बड़ी रियासतों के मालिक थे, उन रियासतों का नाम भी हमने आपको अभी बताया। ये जो मूवेंदर थे, जो बड़े राजा थे, इनके साथ मौर्य हुक्मरानों का भी ताल्लुक रहा है। इसमें दो चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अशोक के कुछ कतबे हैं जो जनूबी हिंद में मिले हैं, जनूबी हिंद में ही ये लिखवाए गए थे, और उनमें एक बहुत सख्त तंबीह है, एक वार्निंग है, पावरफुल वार्निंग है उस इलाके के कबीलों को कि अगर उन्होंने मौर्य सल्तनत के इलाकों में लूटमार की कोई कोशिश की या किसी तरह की दरअंदाजी की, किसी तरह से उन्होंने कोई इन्फिल्ट्रेशन किया, तो उनके खिलाफ सख्त फौजी कार्रवाई की जाएगी। अब इससे दो बातें आपको समझने में आसानी होगी। एक बात जो कि फिर आप मौर्य सल्तनत के बारे में अगर और करें तो आपको याद आएगा कि अशोक के सिलसिले में जो कहा जाता है कि उसने जंग को तर्क कर दिया और एक पैसिफिस्ट, एक अमन पसंद पॉलिसी उसने अपनाई, वो बयान महदूद दायरे में ही सही है। क्योंकि जो मिलिट्री ऑप्शन था, फौजी कार्रवाई करने की जो एक गुंजाइश थी, अशोक ने उसको कभी खत्म नहीं किया। वो ऑप्शन, वो अल्टरनेटिव, वो मुतबादिल अशोक के सामने रहा। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि इससे ये भी तस्दीक होगी कि इस इलाके के जो कबाइल थे और ख़ास तौर पर जो चोल हुक्मरान थे, वो मौर्य सल्तनत पर छोटे मोटे हमले करते रहते थे, छापे मारते रहते थे, तो उनकी फौजी ताकत भी बहुत कमज़ोर नहीं थी। ये जो जनूबी हिंद के हुक्मरान थे या राजा थे, अब ये जो राजा थे या जो मूवेंदर थे, इनकी ताकत किस तरह से बढ़ी, इनकी ताकत में किस तरह से इजाफा हुआ, तो इसमें आप देखेंगे कि दो बुनियादी तरीके थे। एक तो ये था कि जो इनसे कमतर दर्जे के सरदार थे, जो स्मॉलर चीफ्स थे, उन पर इन्होंने कब्जा बनाया, सबऑर्डिनेट किया, उनको अपना महकूम बनाया। आप देखेंगे पॉइंट है सबऑर्डिनेशन ऑफ स्मॉलर चीफ्स, यानी जो छोटे सरदार थे उनको अपना महकूम इन्होंने बनाया, उन पर अपना इख्तिदार कायम किया। और इसके दो जरिए थे। एक जरिया तो जंग था, जंग करके, हमला करके, इलाकों को जीत करके जो ट्राइबल किंगडम्स थे उसको इस बड़ी रियासत में, इस बड़ी सल्तनत में शामिल कर लिया गया। और दूसरा था मैट्रिमोनियल रिलेशंस या शादी ब्याह के ताल्लुकात, यानी एक बड़े सरदार ने किसी अपने से कमतर सरदार के ख़ानदान में शादी की, तो उस शादी की वजह से एक सियासी ताल्लुक भी बना, और चूंकि बड़े सरदार ने छोटे सरदार के ख़ानदान में शादी की थी, तो जाहिर है कि छोटा सरदार बड़े सरदार से कमतर दर्जे पर ही रहा। लेकिन बाद में आप देखिएगा चोल सल्तनत का जब आप पूरा जो उसकी जो हिस्ट्री है, उसकी जो तारीख है, उसका इतिहास है, जब उसको आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर ऐसा भी हुआ था कि जो माँ का ख़ानदान था उससे पैदा होने वाले, या उस जब माँ से जिस शहजादी की पैदाइश हुई वही बादशाह बन गया। तो एक ऐसा सिलसिला था जो दोनों रियासतों के बीच एक इर्तिबात, एक कांटेक्ट बनाए रखने में मददगार था। तो जंग और शादी ब्याह के मामला, मिलिट्री और डिप्लोमेसी ऑप्शन, डिप्लोमेटिक ऑप्शन, दोनों ही का इस्तेमाल हुआ था छोटे सरदारों के इलाकों को कब्जा करके बड़ी
रियासतों को कायम करने में। दूसरा जो मामला है, दूसरा जो तरीका है, वो फिर किनशिप टाइज पर कायम था, जिसमें दोनों तरह की चीजें हैं। किनशिप टाइज या नातेदारी के जो ताल्लुकात थे, वो बुनियादी तौर पर मकामी सरदारों के इक़्तिदार की बुनियाद थे। जो मकामी सरदार थे, जो लोकल चीफ्स थे, उनके इक़्तिदार की बुनियाद नातेदारी पर थी। हमने पहले भी, अभी कुछ देर पहले भी ये बात आपसे कही। लेकिन वो नातेदारी, वो किनशिप टाइज बड़ी रियासतों के मामले में भी उतनी ही मुअस्सर थी। जैसा कि हमने आपसे भी कहा, शादी ब्याह के ताल्लुकात कायम होते थे और इससे भी एक किनशिप, एक नातेदारी का ताल्लुक बन जाता था। लेकिन एक जो दिलचस्प बात आप देखेंगे, और ये जनूबी हिंद के इस इलाके में, तमिलहम के इलाके में सबसे अहम और सबसे बड़ी बात है, वो ये है कि इन तमाम रियासतों में, खा वो छोटे राज्य हों, छोटी रियासतें हों, किनशिप पर कायम हों, या चोल सल्तनत जैसी वसी सल्तनत हो बाद के दौर की, इन सब में आप देखेंगे कि जो उस इलाके के एल्डर्स थे, बुजुर्ग थे, या जो अकाबिर थे, ऐसे लोग जिनकी समाज में, माशरे में एक हैसियत थी, एक मर्तबा था, उन लोगों का भी बहुत अहम मकाम था इंतजामिया में या एडमिनिस्ट्रेशन में। और ऐसे जो अकाबरीन थे, उनकी अपनी एक जमात होती थी, अपनी एक तंजीम तो नहीं हम कह सकते, हमारी जमात थी, और उसे हम लोग सभा के नाम से जानते हैं। सभा के लिए ही दूसरा लफ्ज़, जो मकामी लफ्ज़ है, वो इस्तेमाल होता है, और वो है अवई। तो अवई एक कौंसिल थी, एक जमात थी उस कबीले के अकाबरीन की, जिस कबीले की अपनी एक रियासत थी, और ये अकाबरीन साथ बैठते थे, इंतज़ामी मामलात पर गौर खौज करते थे, कुछ फैसले लेते थे, और फिर उन फैसलों पर अमल दरामद होता था। तो सल्तनत तो कायम हो रही थी, बादशाहत का भी उरूज हो रहा था, राजा भी सत्ता में आ रहे थे, लेकिन साथ ही साथ जो मकामी नुमाइंदगी थी, जो लोकल रिप्रेजेंटेशन था, वो भी इंतज़ामिया में अहम था। और इसका सबसे जो डेवलप्ड फॉर्म है, सबसे जो तरक्की याफ्ता शक्ल है, वो आपको चोल सल्तनत में मिलेगी, मगर उसका जिक्र दूसरे पेपर में आएगा। एक लफ्ज़ और है जिसकी वजाहत हम आपके सामने कर दें, और ये है मोहर्रम। मोहर्रम कहते थे मीटिंग प्लेस को, वो मकाम जहाँ अकाबरीन जमा होते थे, जो एक तरह से उनकी मजलिस की जगह थी, एक इजलास था जहाँ वो साथ बैठते थे और फैसले करते थे, वो जगह मोहर्रम कहलाता था, और वो जगह मोहर्रम कहलाती थी। अब अकाबरीन की जो जमातें थी, उनमें दो कैटेगरीज के बारे में, या दो अलग अलग स्टेजेस के बारे में, रुतबे के बारे में हमें नाम मिलते हैं, जहां ऐसे 5 ग्रुप्स मिलकर फैसले करते थे। वो एपेरम कुजू के नाम से जाना जाता था, यानी वो एक बड़ी जमात जिसमें 5 छोटे ग्रुप, छोटी जमातें शामिल हों, वो जो एक यूनिट बनी, वो जो एक सियासी इकाई बनी, वो एपेरम कुजू के नाम से जानी गई। अब जाहिर है कि इसका जो हल्का था, इसका जो इलाका था, और इसमें जितने लोग इसके फैसलों से मुतासिर होते थे, वो एक इनफरादी सभा या एक अवई
के फैसले से ज़्यादा बड़ी तादाद में थे, मुतासिर होने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा थी और इसका अमल दरामद भी ज़्यादा बड़े इलाके में होता था। तो हम ये कह सकते हैं कि अवई की जो सूरत थी उसी की ज़्यादा बेहतर, उससे आला, उससे और ज़्यादा डेवलप्ड जो सूरत थी वो एपरम कुजू की शक्ल में थी। और फिर हवाले और भी मिलते हैं, एक दूसरा लफ्ज़ भी मिलता है जो है अनपेरयम। स्क्रीन पर है, आप देखेंगे, अनपेरयम। इसमें 8 जमातें एक साथ शामिल होती थी। एपेरम कुजू में 5 जमातें हैं, अनपेरयम में 8 जमातें हैं। तो जाहिर है कि इसका भी बिल्कुल वाज़ेह फ़र्क है। इसका इलाका भी ज़्यादा बड़ा है, इसके मातहत आने वाली आबादी भी ज़्यादा बड़ी है। इन दोनों का ज़िक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि सियासी तश्कील के सिलसिले में जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वहाँ बन रहा था, उस सिलसिले में ये दोनों सूरतें, ये दोनों फॉर्म्स बहुत ही अहम थे और इनका उरूज तकरीबन 3री सदी क़ब्ल मसीह में हुआ। तो 800 BCE से लेकर तकरीबन 200 BCE तक जो रियासतें हमें मिलती हैं, जो सियासी स्ट्रक्चर हमें मिलता है, वो मोटा मोटी तौर पर एक कबायली खासियत रखता है, उसके ट्राइबल फीचर्स हैं। लेकिन 3री सदी क़ब्ल मसीह में वो कबायली तश्कील या वो कबायली शक्ल जो थी, जो सूरत थी कबायली, उसमें फ़र्क आता है और कबीलों की जो अपनी एक परंपरा थी, उनकी जो अपनी एक रिवायत थी, कबीले के सरदारों के ज़रिए बैठकर फैसला करने की, वो रिवायत तो कायम रही। लेकिन अब उस रिवायत में ज़्यादा इस्तेहकाम आया, नई खुसूसियतें उसमें शामिल हुई और ये इन्हीं 2 अदारों के ज़रिए, एपरम कुजू और अनपेरयम, इन दोनों अदारों के ज़रिए मुमकिन हो सका। लेकिन एक थोड़ी सी कमी ज़रूर है कि हमारे माख़ज़ में इन दोनों अदारों के सिलसिले में बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है। ये कहना मुश्किल है कि इनका क्या हिस्सा रहा है सियासी इर्तिक़ा में और रियासतों की तश्कील में। हम इनके बारे में जानते हैं, इनके काम करने के तरीक़े के बारे में जानते हैं। हम ये जानते हैं कि ये ख़ुद मुख्तार अदारे थे। हम ये भी जानते हैं कि इनमें मकामी अकाबरीन की अहमियत थी। लेकिन इससे ज़्यादा इनके क्या इख्तियारात थे, कौन से काम इनके दायरे कार में आते थे, ये तफसीलें हमें नहीं मिलती। इनका ज़िक्र फिर हमें बाद में मिलता है चोल सल्तनत में, जहाँ हम देखते हैं कि 3 खुद मुख्तार तंजीमें हैं। ऐसी खुद मुख्तार तंजीमों में एक है उर, एक है सभा और एक है महासभा। इसके बारे में आप तफसील से आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मुख्तसरन हम आपको ये बता दें कि उर वो नुमाइंदा तंजीम थी, वो रिप्रेजेंटेटिव असेंबली थी, जो किसी भी गांव के अकाबरीन पर मुहित थी। उनकी उसकी तश्कील में किसी भी आम गांव में जो अकाबरीन थे वो मिलकर काम करते थे। लेकिन सभा सिर्फ ऐसे गांव में या ऐसे गांव के ग्रुप में काम करती थी जहां ब्राह्मणों की आबादी थी। तो उर कॉमन असेंबली है, सभा स्पेशल असेंबली है, जो कि ब्रह्मदेव या ब्राह्मणों को दिए गए जो गांव थे उनमें काम करती थी। और महासभा सभा का ही ज़्यादा बड़ा फॉर्म है। बड़े इलाकों में जो सभा थी या कई गांवों को मिलाकर जो सभा बनती थी वो महासभा कहलाती थी। मगर एक बार फिर हम आपसे ये कहें कि ये जो हमने
उर सभा और महासभा जो आपके सामने तस्करा किया, इसका ताल्लुक चोल सल्तनत से है और चोल सल्तनत के ही ज़माने का एक कदबा है जो उत्तर मेरूर कदबे के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये दो कदबे हैं जो एक ही जगह पर, एक ही मंदिर के दीवार पर मिले हैं उत्तर मेरूर में। तो इनमें सभा के हवाले से ज़्यादा तफसीलात हैं, मुकम्मल तफसील उसके बारे में मिलती है। यानी ये हम कह सकते हैं कि ये जो तंजीमें थीं, इनकी जो बिल्कुल ही डेवलप्ड, बल्कि हम कह सकते हैं मैच्योर शक्ल थी, वो चोल सल्तनत के ज़माने में है, गोया 10वीं 11वीं सदी ईस्वी में। लेकिन जो उसकी बुनियाद है वो इन्हीं इब्तिदाई अदारों में है जो 300 कबल मसीह से काम करने लगे थे। इसलिए बाद की जो सूरत हाल है उसको देखते हुए हम एक कयास कर सकते हैं, स्पेकुलेट कर सकते हैं कि ये जो शुरू की तंजीमें थी इनकी क्या हैसियत रही होगी। अब सियासी हालात और इंतज़ामी मामलात को देखने के बाद हम लोग एक दूसरे अहम पहलू के बारे में बात करें जिसका ताल्लुक इकोनॉमी या मईशत से है। और आप ये जानते हैं कि मईशत ही किसी भी सियासी नज़्म की बुनियाद होती है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज से ही स्टेट का फॉर्मेशन होता है, उसका एक्सपेंशन होता है। तो ये मईशत जो हम तमिलहम के इलाके में देख रहे हैं, दो बुनियादों पर कायम थी। एक थी ज़राअत या एग्रीकल्चर और दूसरी थी तिजारत या ट्रेड। गोया दोनों जो अहम माशी शक्ल हैं, एक्टिविटीज़ हैं, दोनों ही तमिलहम में काफ़ी इब्तिदाई ज़माने से देखी जा सकती हैं, ये दोनों ही एक्टिविटीज़। तमिलहम के इलाके में ज़रख़ेज़ ज़मीन जहाँ थी वहाँ तकरीबन 800 BCE से ही लोहे के हल का इस्तेमाल होने लगता है। लकड़ी की जगह लोहे के हल का इस्तेमाल होता है। और आप जानते हैं कि लोहे के हल से जो आसानी होती है वो ये कि आप ज़मीन को ज़्यादा गहराई तक जोतने का काम कर सकते हैं और इससे जाहिर है कि पैदावार भी बढ़ती है। तो एक तो ये था कि जो बुनियादी ज़रूरत थी, जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट था एग्रीकल्चर का, अब वो बेहतर सूरत में लोहे के हल की सूरत में मौजूद था। और दूसरे यहाँ पर आबपाशी या सिंचाई, इरिगेशन के लिए भी बहुत उम्दा नज़्म था। नदियों से छोटी नहरें और नालियाँ बनाकर खेतों में पानी पहुँचाया जाता था। बारिश के पानी को जमा करने के लिए तालाब बनाए जाते थे और इनमें जमा पानी को फिर ऐसे वक्तों में आबपाशी के लिए, सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था जब बारिश नहीं हो रही थी। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम कह सकते हैं, एक बुनियादी ढांचा ज़राअत के लिए, खेती के काम के लिए मौजूद था। और इसको और बेहतर बनाने के लिए जो मकामी हुक्मरान थे उन्होंने दिलचस्पी भी ली थी। इस इलाके में आमतौर पर धान और गन्ने की खेती हुआ करती थी और यही इनकी बरामदात का भी अहम हिस्सा थे, एक्सपोर्ट का भी अहम हिस्सा थे। जैसा हमने आपसे बताया कि कबायली रिवायतें इस इलाके में मुस्तहकम थी, इसलिए आप देखिएगा कि यहाँ जो किसान और ज़मींदार हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो एक जागीरदारी निज़ाम था या फ्यूडल सिस्टम था, जो सामंतवाद था शुमाली हिंदुस्तान का या दक्कन का, वो तमिलहम में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ ज़मीन से जुड़े हुए जो तबके हैं उनमें आपको 3-4 नाम मिलेंगे। एक तो है उशावर। उशावर आम किसान है, यानी वो किसान जिसके पास अपनी ज़मीन तो है मगर वो ज़मीन थोड़ी है, कम है।
दूसरा नाम आपको मिलेगा वेल्ललार। वेल्ललार जमींदार थे, इनकी ज़मीनें काफ़ी बड़े इलाके में होती थी, मगर दोनों में कॉमन बात यह है, मुश्तरका बात यह है कि दोनों ज़मीन के मालिक थे। इसके बाद आपको और दूसरे नाम मिलेंगे, एक है अतियार और दूसरा है विनय वलार। ये बेज़मीन किसान थे, लैंडलेस पेजेंट्स थे, यानी ये वो लोग थे जो ज़मीन के मालिक जो थे उनकी ज़मीन में खेती का काम करते थे और इसके बदले में इनको इनकी मजदूरी मिलती थी। ज़मीन की जो पैदावार थी उससे जो मालिक थे उनका हिस्सा दो तरह से तय होता था। एक लफ्ज़ आपको मिलेगा तिरई और एक लफ्ज़ मिलेगा इरई। इरई ज़मीन का महसूल था या टैक्स था, और तिरई क्रॉप शेयरिंग थी, यानी जो फसल होती थी उसका एक तयशुदा हिस्सा, एक मुतय्यना हिस्सा मालिक में और किसान में बांट दिया जाता था। बराबर दोनों आपस में इस हिस्से को बांट लेते थे। तो दूसरे लफ्ज़ों में आपको ये हम बताना चाहेंगे कि एक निज़ाम एराज़ी और उससे जुड़ा हुआ निज़ाम महसूल एराज़ी ये भी तमिलहम में काफ़ी बेहतर शक्ल में मौजूद था। तो लैंड रिलेशंस में भी और टैक्सेशन में भी और जो एग्रीकल्चरल सरप्लस था उसके अप्रोप्रिएशन में भी एक मुनज़्ज़म अंदाज से एक सिलसिला, एक सिस्टम कायम था, और ये बड़ी रियासतों के क़याम के पहले से ही चल रहा था। आने वाले दौर में जब बड़ी रियासतें बनी तो बहुत सारी ज़मीनें ग्रांट के रूप में, अतिये के रूप में, दान के रूप में ब्राह्मणों को दी जाने लगी। हमने आपसे अभी जिक्र किया था ब्रह्मदेव गांव का। ब्रह्मदेव गांव वही थे जो ब्राह्मणों को दान के रूप में दिए जाते थे, जो ब्राह्मण सेटल करते थे। एक और ग्रांट के बारे में आप पढ़ेंगे, देवदेव। देवदेव वो ग्रांट्स थे जो मंदिरों को दिए जाते थे। और ये आपको ध्यान रखना होगा कि तमिलहम की जो मजहबी ज़िंदगी थी, जो रिलीजियस लाइफ थी, उसमें मंदिरों की बड़ी अहमियत थी। तो ब्राह्मणों को जो अतियात दिए जाते थे उसमें ज़मीन भी थी और मवेशी भी थी, और इनसे जो आमदनी हासिल होती थी वो इन ब्राह्मणों की सरपरस्ती में खर्च होती थी। इस ज़माने में तमिल की जो इब्तदाई शायरी है, अर्ली तमिल पोइट्री है, वो भी हमारे लिए एक अहम माखज़ है। और ये जो शायरी है इसको संगम लिटरेचर कहा जाता, संगम अदब। संगम दरअसल जो आलिम थे, जो विद्वान थे, स्कॉलर्स थे, उनकी जमातें होती थी, और ये साथ बैठकर एक तरह से अपने आइडियाज़ का जो आप कहते हैं आदान प्रदान करते थे, एक दूसरे से इज़हार ख्याल करते थे, और उसके नतीजे में जो कुछ बातें उभरती थी उनको मंजूम शक्ल में, पोइट्री की शक्ल में लिख लिया जाता था, रिकॉर्ड कर लिया जाता था। और संगम पोइट्री जो है ये तमिलहम की सबसे इब्तदाई अदबी तसनीफ़ है, और इससे उस ज़माने के जो हालात थे उनके बारे में भी तफसील से मालूमात हमें मिलती हैं। और इस संगम पोइट्री में हमें इस बात का भी पता चलता है कि जो लैंड रिलेशंस थे वो बहुत स्मूथ नहीं थे, बहुत सहल नहीं थे, बल्कि उनमें भी आपस में एक कशीदगी कभी कभी हो जाती थी, कभी टकराव भी होता था। लेकिन उमूमी तौर पर अगर हम लोग कहें, एक जनरल फीचर के बारे में हम लोग कहें, तो पुरअमन हालात थे, और यही पुरअमन हालात ज़राअत की बेहतरी में भी, उसके प्रोग्रेस में भी मददगार थे। जो दूसरा पहलू है वो तजारत का है, और तजारत के सिलसिले में ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि तजारत के सिलसिले में रास्ते क्या थे। और आप देखिएगा कि ये सारे रास्ते, दो रास्ते हैं, ये साहिल समुद्र तक आते थे, और फिर समुंदर से आगे भी बहरी रास्ते से तजारत का काम होता था। इसमें ज़्यादातर साहिली तजारत थी, कोस्टल ट्रेड था, मगरबी साहिल से मशरक़ी साहिल तक। जो तजारत के रास्ते हैं वो सामने लिखे हैं,
कावेरी नदी के वादी से लेकर साहिल समंदर तक, और दूसरा जो वेस्टर्न घाट्स का इलाका था वहां से लेकर कांचीपुरम तक, और कांचीपुरम आप जानते हैं कि एक पोर्ट था। तो ये रास्ते अंदरूनी हिस्से से, इंटीरियर एरिया से होकर कोस्टल एरियाज तक जाते थे, और इन्हीं के जरिए तजारत का काम होता था। जो अंदरून मुल्क तजारत थी वो भी, और जो बैरून मुल्क तजारत थी यानी इनलैंड ट्रेड था और फॉरेन ट्रेड था, दोनों के लिए यही रास्ते थे। और साहिली इलाकों के बारे में भी हमने आपसे कहा कि मशरक़ी और मगरबी साहिल के बीच भी तजारत होती थी। तजारत का जो सामान था उसमें ज़्यादातर नमक और धान और मिर्च यानी लाल मिर्च, रेड पेपर जो हम लोग कहते हैं, तो इन तीनों की तजारत होती थी। और इसकी वजह थी, हमने आपसे पहले भी कहा कि धान की खेती वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर होती थी, नमकसाजी का काम इब्तदाई दौर से हो रहा था, मिर्च की खेती भी शुरू हो चुकी थी। तो इन चीज़ों का निर्यात होता था, इनकी बरामदात होती थी। और एक और अहम पहलू ये है कि इसी ज़माने में जो श्रीलंका का इलाका है, जिसके बारे में हमने आपसे नक्शा दिखाते हुए कहा था कि एक अलग एरिया है, लेकिन उस अलग एरिया से भी, श्रीलंका से भी, जो उस ज़माने की तसनीफ़ात में ईलम के नाम से कहा गया है, तो ईलम के इस इलाके से भी तिजारत का सिलसिला था। और ये तिजारत जाहिर है कि समुंदर के रास्ते से होती थी। इससे ये भी हमें अंदाज़ा मिलता है कि उस दौर में जो कश्तियों को बनाने का फन था, बोट मेकिंग का जो क्राफ्ट था, वो इस हद तक ज़रूर बेहतर था कि समुंदर में, बहुत खुले समुंदर में तो नहीं, लेकिन समुंदर के साहिली इलाके में जहाजरानी या कश्ती चलाने का काम मुमकिन था, और ऐसी मजबूत कश्तियाँ बनती थीं जो इस इलाके में आसानी से लाई या ले जाई जा सके। तो ये कुछ ऐसी बातें थीं जो आपसे हम तमिल-अहम की तारीख के सिलसिले में कहना चाह रहे थे। हम लोगों ने इब्तदाई दौर के बारे में भी देखा, रियासतों की तश्कील के अमल को भी देखा, नातेदारी के मामले को भी देखा, अकाबरीन की क्या अहमियत थी और कैसे उसके असरात सदियों बाद तक भी बने रहे, इन बातों पर हमने गौर किया। मईशत के मामले में हम लोगों ने ये देखा कि ज़राअत का मामला क्या था और तजारत का मामला क्या था, खेती की क्या सूरतें थीं, ज़मीन पर जो हुकूक थे, जो लैंड राइट्स थे, उनकी क्या नौयत थी, ज़मीन से जुड़े हुए जो लोग थे वो किन किन तबकों में थे बटे हुए। और तजारत के मामले में हम लोगों ने देखा कि तजारत के सिलसिले में जो रास्ते थे, और हम लोगों ने फिर ये भी देखा कि तजारत के लिए क्या सामान था जिसका इस्तेमाल होता था, किन सामानों की तजारत होती थी, और तजारत की शक्ल 3 तरह से थी, अंदरून मुल्क भी थी, बैरून मुल्क भी थी जैसे ईलम के साथ, और साहिली इलाकों में भी थी जो मगरबी और मशरक़ी साहिल के दरमियान था। तो आज के सबक में इतना ही आपसे हमें कहना था, और इसके बाद के जो अदवार हैं या इसके बाद के जो असबाक हैं, जो लेसन्स हैं, उन पर आगे आपसे बातचीत होती रहेगी, और आप लोगों का एक बार फिर हम लोग अगले लेक्चर में, अगले सेशन में इस्तकबाल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आदाब।